नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद से उठा विवाद अभी थमा नहीं है। क्या आयोजकों ने अब उत्तर प्रदेश में धर्म संसद करने के साथ साथ तारीख और जगह का भी ऐलान कर दिया है। गुरुवार को हरिद्वार में आयोजकों ने यूपी में होने वाली धर्म संसद के लिए गंगा घाट पर हवन पूजन किया और विरोधियों की बुद्धि शुद्धि की कामना की। नए साल पर हरिद्वार के बाद अब यूपी में धर्म संसद होने वाली है। धर्म संसद के आयोजक जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने 22 और 23 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद कराने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ विवादों से घिरी हरिद्वार की धर्म संसद की बातों को नकारा, बल्कि विरोधियों को भी घेरा। अलीगढ़ में होने वाली इस धर्म संसद का आयोजन निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा के नेतृत्व में होगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यूपी के अलीगढ़ में अब धर्म संसद की तारीख का ऐलान किया गया है। 22-23 तारीख को अलीगढ़ में धर्म संसद का सर्वसम्मति के साथ जो है अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो चुका है। और अलीगढ़ में क्योंकि हमारा केंद्र है, मैं अलीगढ़ से ही हूँ मुख्यतः। देखिए, पूरा संत समाज इसके लिए सादर आमंत्रित है और संत समाज ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदू समाज आमंत्रित है। ये सबके लिए एक मुक्त चिंतन का वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने विचारों को रख सकते हैं और जो संवैधानिक अधिकार अभी तक पक्षपाती था उसका उपयोग अब हम स्वतंत्रतापूर्वक कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। साल के आखिरी दिन होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब साल का आखिरी दिन है। बिल्कुल। और दीपा, कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ लिए जा सकते हैं क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाला है। तो चुनावों से पहले हर एक कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक होगी जहां नए साल की रूपरेखा इसमें तय होगी, किन योजनाओं पर और किन कार्यों पर ध्यान देना है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। साल का आखिरी दिन है अनु, और कल से 2022 की शुरुआत भी हो जाएगी। 2022 का आगाज होगा और साल के आखिरी दिन ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है। अब सीएम धामी की अध्यक्षता में ही ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर भी लगेगी, जिनको मंजूरी मिलेगी। और क्या कुछ होगा कैबिनेट की बैठक में, इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी देहरादून से पंकज राणा जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनु, पंकज, आज साल का आखिरी दिन है। कल से 2022 में हम सभी एंट्री कर जाएंगे। आज आखिरी दिन जो बैठक होनी है कैबिनेट की, वो किन किन मायनों में बहुत अहम होगी, वो जरा आप बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए रिपा, साल का आखिरी दिन भी है और ये भी माना जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट भी हो सकती है क्योंकि संभवतः माना जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद उत्तराखंड में चुनावों की आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद कोई कैबिनेट भी नहीं हो सकती। इस लिहाज से कई महत्वपूर्ण विषय आज की कैबिनेट में आ सकते हैं क्योंकि एक हफ्ते के बाद उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कैबिनेट में ऐसे तमाम निर्णय जो पिछली कैबिनेटों में नहीं आए हैं, छूट गए हैं, उनको कैबिनेट में लाया जा सकता है। तकरीबन 2 दर्जन मामले ऐसे हैं जो कैबिनेट में ला जा सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई विभागों की नियमावलियां हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है, उसको किया जा सकता है। कोविड के तहत जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, उसके लिए और क्या सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह के नियम और यहाँ रखे जा सकते हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है। कई विभागों में जो पद खाली पड़े हुए हैं, सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी पद खाली पड़े हैं उनकी विज्ञप्तियाँ निकाली जा सकती है। उसको लेकर कुछ अनुमोदन सरकार कर सकती है, इसमें निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कई ऐसे चीज़ें हैं जिनको सरकार कैबिनेट में ला सकती है। कई विभागों के नियमावलियों में संशोधन की गुंजाइश है। इसके अलावा कई अगर देखा जाए तो कई बेरोजगार संगठन हैं, कई लोग हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार धरने पर बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं, विभागों में समायोजन की मांग वो कर रहे हैं। कई विभागों में लोग ऐसे हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनके जियो जारी किए जाए, तो उनको लेकर सरकार कुछ फैसले कर सकती है क्योंकि उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। सरकार ये चाह रही है कि चुनावों के दौरान किसी भी तरह से
किसी भी विभाग में कर्मचारी हो या लोग हों या किसी भी तरह के यहाँ पर व्यक्ति हो, उसकी नाराजगी को किसी भी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल पंकज, अब किसी की भी नाराजगी भारी पड़ सकती है क्योंकि चुनाव जल्द होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दीपा, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और जैसा हमारे संवाददाता ने भी बताया कि हो सकता है कि आखिरी कैबिनेट भी हो। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार का दिन उत्तराखंड के लिए काफी अहम था। एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे पीएम मोदी एक तरफ दोनों हाथों से कुमाऊं मंडल के लिए बड़ी सौगातें जुटा रहे थे। बिल्कुल, तो वहीं दूसरी तरफ अनु, उत्तराखंड के विकास को लेकर पूर्व की सरकारों पर तीखे हमले भी पीएम मोदी कर रहे थे। 17,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके पीएम मोदी ने देवभूमि के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। देवभूमि का दिल जीतने पहुंचे पीएम मोदी। आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। पहाड़ से पीएम की सामर्थ्य वाली हुंकार। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। साल खत्म होने को है, लेकिन इस साल के खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल शुरू हो जाएगा। वो सवाल होगा यूपी और उत्तराखंड में किसका विजय तिलक होने वाला है। यूपी की चुनावी चौहद्दी नापने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने 15,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन इस सौगात के बाद विरोधियों पर पुराने अंदाज में हमला बोला। एक धारा है पहाड़ को विकास से वंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर दो। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा जाता है ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा है। हल्द्वानी में कार्यक्रम के मंच पर भाजपा के दिग्गज नेताओं की फौज थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा बड़े बड़े नेता थे। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन वाली सरकार की डबल शक्ति का भी एहसास करवाया। भाई और बहनों, आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से चलने वाली सरकारें हैं। पहले की सरकारों ने सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद कैसे इस क्षेत्र की अनदेखी की। ये राष्ट्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की वीर माताएं भूल नहीं सकती। चुनाव से पहले सौगातों की बात पुरानी है। इस बार के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले कुछ चुनाव से देवभूमि का जो सत्ता परिवर्तन वाला इतिहास रहा है उसे प्रधानमंत्री मोदी तोड़ पाएंगे या नहीं। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से रवि कैंतुरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दावेदारों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसकी स्क्रूटनी दिल्ली में हुई। दिल्ली में दावेदारों की लिस्ट को लेकर हुई बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस दिग्गजों की धड़कनें बढ़ चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाईकमान की मीटिंग में लिस्ट से कई ऐसे नामों को बाहर कर दिया गया है जो खुद को पक्का दावेदार समझ रहे थे। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं और इनमें टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के पास 500 से ज्यादा दावेदार मौजूद हैं। सिटिंग विधायकों को छोड़ दें तो एक एक सीट पर 7 से 8 दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की टेंशन बढ़ रही है कि किस तरह से सभी नेताओं के समन्वय को बनाकर दावेदारों का चयन किया जाए। इसीलिए कांग्रेस स्क्रूटनी की जो कमेटी है उसने सभी दावेदारों की एक सूची दिल्ली भेजी है, जिस पर अब काम जारी है। कांग्रेस में तकरीबन 35 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय माने जा रहे हैं और ये वो नेता हैं जो 2017 में बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। ऐसे में इनके सामने दावेदारी कर रहे तमाम नेता इस बार भी टिकट की लाइन से बाहर माने जा रहे हैं और ये नेता पार्टी के लिए सिरदर्द बन न जाएं, इसलिए हर एक सीट पर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। और दीपा, यही वो समय होता है जब पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो कई बार पार्टी के खिलाफ भी काम करते हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद उत्तराखंड के कई नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर तकरीबन कांग्रेस के 500 नेताओं ने दावेदारी की है और 70 नेताओं को कुल टिकट मिलने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिन तमाम नेताओं ने दावेदारी की थी उनके नाम टिकट की लिस्ट से कट हो सकते हैं। 3-3 लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो अंतिम मोहर लगाएगी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पहली लिस्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस संगठन और स्क्रीनिंग कमेटी को लंबा मंथन करना होगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोना परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। दीपा, मंथन तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन देखना होगा सबसे पहले सूची कौन जारी करता है। और चलिए, अब वक्त आ चुका है खबरें धुआंधार का। उधम सिंह नगर में किसानी तलाक की शिकायत ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। पीएम पर लगाया सिर्फ वोट की राजनीति करने का आरोप। शहीद किसान स्मारक और स्मृति द्वार का शिलान्यास करने पहुंचे थे राकेश टिकैत। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा के भटवाड़ी में किया जनसंपर्क। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने मंगलौर में आरक्षित वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा अनिश्चित है भाजपा का भविष्य। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। रुड़की में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी ने किया ऐलान। पीपल्स पार्टी ऑफ पार्टी इंडिया डेमोक्रेटिक ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अब आगे बढ़ते हैं। आज साल का आखिरी दिन है, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आने वाले सैलानियों का रंग फीका रहने वाला है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसों की वजह से सरकार ने जश्न पर पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल दीपा, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब प्रदेश सरकार पहले ही नाइट कर्फ्यू तो लगा चुकी है, जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड का रुख करने वाले सैलानियों के लिए पाबंदियां रहेंगी। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है। पहले से नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड के होटल बुक कराने वालों को प्रदेश में एंट्री दी जाएगी। सिर्फ यही लोग हैं जिन्हें एंट्री मिल पाएगी। बिल्कुल अनु, ये जरूरी भी है क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 59 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 255 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून से मिले हैं। देहरादून में गुरुवार को कुल 25 नए केस सामने आए, जबकि नैनीताल में 12, हरिद्वार में 7, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में 2, पिथौरागढ़ में 2, उधम सिंह नगर में 9 और चमोली में 1 कोरोना का केस मिला है, जिसके बाद से अब तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, और ये उन दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जानकारी अहम है जो शायद बैग पैक कर सीधा जाना चाहते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, तो उन्हें जानना जरूरी है। जिन्होंने पहले से बुकिंग की हुई है सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी। बिल्कुल। उधर पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने भी अब सतर्कता बढ़ा दी है।
जिले के एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग के साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, सीमावर्ती जिला होने की वजह से भी यहाँ पर एहतियात और बरते जा रहे हैं। ट्रेसिंग जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैम्पलिंग बढ़ा रहे हैं इसी कारण से। और चूँकि हमारा सेकेंड वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो 83% के आसपास है डोजेज़ का, तो हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हैं उसमें। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो हम उठा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं अनु, ये चिंता वाली बात है। आम लोगों को भी अपने स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं अनु, वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरों के बारे में एक नजर डालने का, क्योंकि मैं ग्राफिक्स के जरिए बता के आती हूँ, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल, और दीपा, चुनावी समर है और ये वही वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखाई देते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। तो ओवर टू यू दीपा। जी अनु, आपको बता दें कि आज कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर देहात और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे, जिसमें से दोपहर 12 बजे खबर यह है कि पहले कानपुर देहात पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिर इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर करीब 3 बजे सीएम कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचने वाले हैं। यहां सीएम 833 करोड़ की सौगात देने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ ही आगे बढ़ जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री का भी उत्तर प्रदेश का दौरा है, यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पूरब से पश्चिम तक घेराबंदी वो करेंगे। अमित शाह आज अयोध्या, बरेली और संत कबीर नगर के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले शाह अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद संत कबीर नगर भी जाने वाले हैं। यहाँ जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद बरेली पहुंचेंगे अमित शाह। और फिर खबर यह है कि जनसभा को संबोधित करने के साथ ही एक रोड शो भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर रहने वाले हैं। सपा के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहेंगे। ऐसा पहली दफा है जब सपा लखनऊ की जगह कन्नौज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे होगी, ऐसी जानकारी है। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज बांदा के दौरे पर रहने वाले हैं। बुंदेलखंड में अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए बसपा लगातार कोशिशें कर रही है और इसी को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा बांदा के अतर्रा कस्बे में जनसभा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो तमाम सियासतदान आज कहां पर रहने वाले हैं, हर जानकारी दर्शकों तक दिन भर हम पहुंचाएंगे। आज की तस्वीरें हमने पहुंचाई अभी अनु। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से हम ये भी बता रहे हैं कि लोग नए जश्न के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ पार्टियां हैं और वो लगातार अपने दौरों में व्यस्त है, जो बताता है कि ये समय उनके लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, सभी से ये अपील है एबीपी गंगा की भी कि वो राजनीतिक पार्टियां हो या फिर आम लोग हो, कोविड का दायरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना होगा अनु। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है, आलू में अचार, अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। लड़ने वाले को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले की प्रार्थना होती है स्वीकार। Z Black 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना होगी स्वीकार। So everyday, yet so stylish. बंटी की दुकान से बेस्ट डील ले लाऊंगा। कैसे? वो बोलेगा 1000, मैं बोलूंगा छोड़ अगली दुकान देखता हूँ। 400 डन। पर ये फ्लिपकार्ट पहले ही कर चुका है, प्लस फ्री शिपिंग, तभी तो इट्स कॉल्ड इंडियाज फैशन कैपिटल। 10 lakh plus starts starting 199. Flipkart Fashion. क्रिसमस और नया साल 2 गुनी खुशियां लाए। गैलेंट ग्रुप की सबके लिए यही शुभकामनाएं। गैलेंट एडवांस TMT। जिंदगी ब्राइट है, खुल के जी ले, हैप्पी ये दिल है फ्री। मस्त वाली ये हवा चली, दिल को है ठंडक मिली, हैप्पी ये दिल है फ्री। पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी का। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, स्वाद में हिट, बजट में फिट।
मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अब बात कर लेते हैं कानपुर के विकास की और कानपुर की पहचान की। जी हां, कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है, जिससे विकास को रफ्तार मिल रही है। लेकिन साफ है कि साफ सफाई को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो गुटखा खाने वालों को कुछ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कानपुर जितना चमड़े के कारोबार के लिए फेमस है उतना ही गुटखा बनाने और खाने के लिए भी फेमस है। देखिए रिपोर्ट। मेट्रो ने बढ़ाई कानपुर की शान, गुटकेबाज हुए परेशान। सुहाने सफर में गुटका बैन है, बिना गुटके के कहां कानपुरियों को चैन है। ये कानपुर मेट्रो है जिसने कानपुर वालों के सफर करने का अंदाज और मिजाज सब बदल दिया है। इस वक्त सियासत से लेकर चाय की चुस्की तक, लंच से लेकर डिनर तक इसी मेट्रो की चर्चा है। लोग भर भर कर मेट्रो में सफर कर रहे हैं। कोई जोड़े में है तो कोई सपरिवार है, कोई आईआईटी से मोती झील तो कोई मोती झील से आईआईटी। कितना उत्साहित है मेट्रो में सफर करने को लेकर के? बहुत ज्यादा। आप कहाँ तक जा रहे हैं? सर साथ में ही हम लोग जा रहे हैं। साथ में जा रहे हैं। मेट्रो का एक तोहफा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी हाँ। अच्छी साफ सुथरी रखेंगे मेट्रो को? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। श्योर सर। मेट्रो को साफ रखने की कोशिश करी जा रही है, आगे और बढ़ाते हैं। आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से आईआईटी कानपुर तक जा रहे हैं। कानपुर मेट्रो का तोहफा है या क्या मानते हैं? तोहफा ही है, अच्छा ही है। बम्पर कमाई देख मेट्रो वाले भी गदगद हैं, क्योंकि पहले ही दिन 30,000 लोगों ने मेट्रो में सफर कर यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की झोली भर दी, जिससे मेट्रो को करीब 30 लाख रुपए की कमाई हुई। जबकि मेट्रो प्रबंधन ने पहले दिन सिर्फ 20 से 25,000 लोगों के सफर की उम्मीद लगाई थी। कानपुर वासियों ने बहुत अच्छे तरीके से इस मेट्रो को अपनाया। पहले दिन बहुत भारी संख्या में लोग आए, मौसम बहुत खराब था, उसके बावजूद ठंड बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बहुत सारी संख्या में आए और करीब 30,000 की राइडरशिप थी पहले दिन। और जबकि ज़्यादातर लोग दोपहर बाद आए, तो हम आज और ज़्यादा भीड़ की उम्मीद लगा के बैठे हैं। और ख़ासकर नए साल पे, नए न्यू ईयर पे और ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। लेकिन जहां कानपुर मेट्रो गदगद है, वहीं कानपुर वासी मेट्रो के बनाए नियम से निराश, क्योंकि मेट्रो सफाई और स्वच्छता का संदेश दे रहा है, जिससे कानपुरिया मेट्रो के अंदर गुटखा पान मसाला ले नहीं जा पा रहे। आलम यह है कि मेट्रो में एंट्री के वक्त चेकिंग के दौरान बरामद हुए गुटकों का अंबार लग गया है, जिससे कंपोस्ट खाद बनाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो मेट्रो का एक पेटी आपको दिखाना चाहेंगे, ये पेटी है। कानपुरिया गुटखाबाज जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में ये गुटखा मिलता है, मसाला मिलता है, जिसे फ्रिस्किंग के समय निकाल दिया जाता है। और ये इसमें साफ लिखा हुआ है, मेट्रो हमारी, सफाई का फर्ज हमारा। कानपुर मेट्रो आपका स्वागत जरूर करता है। इसे साफ सुथरा रखने में कृपया हमारा सहयोग करें। आपको बता दें कि कानपुर जितना ग्रीन पार्क स्टेडियम और चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है, उतना ही गुटके के कारोबार के लिए भी। यहाँ गुटका चाय बिस्कुट की तरह खाया जाता है, लेकिन कानपुर की मेट्रो ने कानपुर वालों से उनका गुटका छुड़वा दिया है। अभी पिछले ही महीने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ था। उस वक्त शोभित पांडे नाम के शख्स की गुटखा खाने वाली तस्वीर खूब वायरल हुई। अब कुछ गुटकेबाज सोच रहे होंगे कि जब स्टेडियम में गुटखा खाया जा सकता है तो मेट्रो में क्यों नहीं ले जाया जा सकता। वैसे कानपुर मेट्रो जब से शुरू हुई है तब से कोई ना कोई विवाद खड़ा ही हो रहा। एक सवाल सियासत का भी है।
सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताती है तो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी। देखिए, ये तो मेट्रो, पहले सबसे बड़ी बात कि ये मेट्रो कानपुरियों की है, हम लोगों की है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर किसी को जुबानी जंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि तत्कालीन सरकार में जब भारत सरकार ने 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लेकर इस मेट्रो की सुविधा की स्वीकृति दी और एक चुनावी शिलान्यास मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने कर दिया और कोई एक भी पैसा आप नेट पर उठाकर देख लीजिए बजट में नहीं दिया। देखिए, चुनाव नजदीक है तो हर कोई इससे लेना चाहता है, पर कानपुर के लोग भी जानते हैं और आप मीडिया के साथी भी जानते हैं कि जो मेट्रो की आधारशिला रखी गई थी वो समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी ने रखी थी। सवाल सफाई का है, उस स्वच्छता के पैमाने का भी है जिसे दिल्ली मेट्रो ने गढ़ा और फिर नोएडा, गाजियाबाद के बाद लखनऊ मेट्रो ने आगे बढ़ाया। अब यही जिम्मेदारी कानपुर मेट्रो पर है, लेकिन ये सख्ती, ये पाबंदी कानपुर के कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।